जय हिंद दोस्तों। यूनिट 2 के अंतर्गत नेचर एंड बिहेवियर में हम जो है फर्स्ट ये पार्ट नेचर ऑफ मैटर और पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट्स के बारे में और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसमें हम मोल के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जितने भी कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूले को कवर करेंगे। और जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास है, वो सब इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा हम नेक्स्ट जब एटम्स चैप्टर को पढ़ेंगे तब वहाँ पर उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब में अंतर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और मोल्स क्या होते हैं, इन सबको कवर करेंगे। मास किसी भी चीज़ का द्रव्यमान यानी कि बाहर से है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो स्वतंत्र रह सकता है, जैसे मैंने ये लिखा हाइड्रोजन, ये केवल एक अपने आप में एटम है। यदि मैंने H2 लिख दिया तो एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसका है? जो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो अब इनका मास क्या होगा और इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा और मोल्स क्या होंगे, उन सब के टर्म को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास किसको बोला जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान किसको बोला जाता है? मास ऑफ वन एटम। यदि आपने हाइड्रोजन लिखा है, अब इसका आप मास देख रहे हैं केवल एक एटम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ वन एटम। यदि आपसे पूछे मॉलिक्यूलर मास किसको बोलेंगे, यानी कि आणविक द्रव्यमान किसको बोलेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यानी कि यदि आपने H2O जल लिख दिया है तो एक मॉलिक्यूल है, यानी कि जो है आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इसका द्रव्यमान जो निकालोगे आप कि इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका जो मास निकलेगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तीसरी टर्म है मोलर मास, जो मोल पर डिपेंड होगी। मोलर मास किसको बोलेंगे? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। मास ऑफ वन मोल पार्टिकल को क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और वन मोल ऑफ पार्टिकल में, वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वन मोल इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। 23 भी लिखा मिलता है यहाँ पे 6.023 के ये वाली पोजीशन पर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो वन मोल बराबर कितने पार्टिकल, ये आपको डाटा ध्यान रखना है। अब इसी मॉलिक्यूल्स को यदि एटम में पढ़ा जा रहा है तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा। यदि मॉलिक्यूल्स में पढ़ा जा रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा, GMM। तो GMM क्या होते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होते हैं। और GAM क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। जब एटम की बात करेगा तो एटॉमिक लगेगा, जो मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल्स लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिनके कुछ आपको याद हैं, जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2 पे हीलियम होता है, 3 पे आपका जो है लिथियम होता है, 4 पे आपका बेरिलियम होता है, 5 पे आपका बोरॉन होता है, 6 पे आपका कार्बन होता है, 7 पे आपका नाइट्रोजन होता है और 8 पे ऑक्सीजन होता है, 9 पे फ्लोरीन होता है। तो अब आपको इनका एटॉमिक मास याद करने हैं। देखो, एक तो हो गया एटॉमिक नंबर, क्या आपने 1 लिखा, एटॉमिक नंबर 1, फिर 2 लिखा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। तो अब इनके जो एटॉमिक मास निकलते हैं, एटॉमिक मास वो कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और जो हीलियम का होता है वो कितना होता है? 4 होता है, 2 गुना होता है, लगभग 2 गुना होता है। लिथियम का निकालोगे ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। जैसे कार्बन का निकालते हो आप 6, तो एटॉमिक मास जो कितना आता है? 12 आता है। तो अब आपको जो याद रखना इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है? 9 दूनी 18 प्लस 1। तो आपको जितने भी विषम वाले होंगे, यदि आपको कोई सम एटॉमिक नंबर मिल रहे हैं, सम एटॉमिक नंबर मिल रहे हैं जैसे ये वाला, तो आपको सीधा 2 गुना कर देना है। और यदि विषम मिल रहे हैं तो आपको 2 गुना करके प्लस 1 करना है। तो जैसे ही मुझे अब 9 मिला, फंडा आपको ये ध्यान रखना है, 9 मिला, 9 दूनी 18 प्लस 1 कर दिया मैंने, 19 आएगा। सोडियम 11 होता है, 11 दूनी 22 और प्लस 1 कर देंगे 23 आएगा। एल्युमिनियम कितना होता है? 13 और 13 दूनी 26 प्लस 1 कर देंगे 27 आएगा। सिलिकॉन, अब यहाँ आपको डाटा कुछ का तो याद करना पड़ेगा। सिलिकॉन का कितना होता है? जो होता है 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ लिखा कितना हुआ है? 25। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? सिलिकॉन का 28 हो जाएगा, 28 कर लेंगे। फास्फोरस 15, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले में भी लगाकर निकालने में काम आएगा, ये आपको याद होने चाहिए। पोटेशियम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। कैल्शियम 20, 20 दूनी 40। क्रोमियम का 52 होता है। मैग्नीज का 25,
25 दूनी 50 होते, लेकिन ये 55 ध्यान रखना है आपको, 25-55 की रेंज मैग्नीशियम की। लोहे का 26-56 की रेंज, 25-55 की रेंज, 26-56 की रेंज। और कॉपर का 29 होता है, 63.5 होता है। जब ये किसी कंपाउंड में आएंगे ना फॉर्मूले में, यदि आपको निकालने के लिए पूछे तब आपको ये याद आएंगे, और आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। जिंक 30 होता है, 35 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ब्रोमीन Br 35 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 80। Ag 47 होता है, 108 या 107.8 लिखते हैं तो प्रॉपर, इसको जो हम 108 मान लेते हैं। फिर बेरियम 56, 137, मरकरी 80, 200 होगा, और लेड 82 कितना होगा 208। तो आपको इसे भी एक बार रिकॉल कर लेना, लिख कर प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब बात करते हैं कि निकालना कैसे है। देखो, यदि आपने वाटर लिया है एग्जाम्पल के तौर पर H2O, यदि आपने 18U लिखा उसके साथ में, तो उसे लिखेंगे मोलिकुलर मास। क्या लिखा जाएगा? उसका मोलिकुलर मास। अब यदि 18 ग्राम लिखा तो उसको बोलेंगे हम ग्राम मोलिकुलर मास, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास रहेगा। 18 कैसे आया? H2 प्लस ऑक्सीजन, दो चीज़ें हैं, तो दो तो हाइड्रोजन के हो गए, प्लस 16 ऑक्सीजन का हो गया, तो टोटल एटॉमिक मास कितना होगा इसका 18। अब 18 के पीछे U लगाया तो मोलिकुलर मास, और G लगाया तो ग्राम मोलिकुलर मास। अब एक मोल का मीन क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है, उसको देखते हैं। यदि आप इन केस ऑफ एटम ले रहे हैं, परमाणु के केस में देख रहे हैं, तो एक मोल का मतलब है आपका 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा। जैसे सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन जो अलग अलग केवल एक एटम को शो कर रहे हैं, तो इनके एक मोल में इतने एटम होंगे। इनके एक मोल में, मैं बोले दी सोडियम के एक मोल में कितने एटम होंगे, तो इतने एटम होंगे। ठीक है। यदि मॉलिक्यूल की बात करें, तो मॉलिक्यूल यानी कि अणु के बारे में बात करें, तो उसके भी एक मोल में इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। देखो, ये एटम था तो इसलिए इसमें इतने एटम होंगे, ये मॉलिक्यूल है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद बात करें थी गैस की, तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। एक मोल बराबर 6.023 10⁻23 पार्टिकल होंगे, या इसी को हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, जो कितनी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना, 22.4 लीटर होती है गैस की कंडीशन में। यह आपको स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी पड़ती है, जो आपको प्रेशर होगा 1 atm लेना पड़ेगा, टेम्परेचर 273 केल्विन लेना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है। फॉर ऑल गैसेज के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल का कितना होता है, 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है गैस के लिए 22.4 लीटर होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब मोल का जो फॉर्मूला आता है, फाइनली मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो आपको निकालना आना चाहिए। आप पहले तो वेट चेक करेंगे, उसका वेट कितना है, फिर आप उसका मोलिकुलर वेट देखेंगे, अणुभार कितना है। वेट का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 kg जल ले लिया हमने, 1 kg, तो ये इसका वेट होगा कि 1 किलो या 1 लीटर जल है। फिर इसका मोलिकुलर वेट का मतलब, इस जल वाले सूत्र में मोलिक्यूल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसके तो 2 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन का तो मोलिकुलर वेट 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो ये 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम बटे 18। तो आप इस टाइप से इसके मोल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यदि आपको एटॉमिक सब्सटेंस के निकालने हैं, एटम में निकालना है, तो आप कैसे करोगे, भार बटे ग्राम एटॉमिक मास। यदि आपको मोलिकुलर में निकालना है, तो भार बटे अणुभार किसका, ग्राम मोलिकुलर मास का। यदि आपको पार्टिकल्स में निकालना है, तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स और किस पार्टिकल में निकालने हैं, तो वो नीचे रख दो। जैसे सोडियम या Na निकालना है, एवोगाड्रो नंबर की संख्या लिखनी है। और यदि गैस के सब्सटेंसेस में निकालना है STP पर, तो आप वॉल्यूम रख दोगे, कितना वॉल्यूम आएगा, और 22.4 लीटर से उसको डिवाइड करोगे। तो एक इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके थोड़े माइंड को ओपन करेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। तो आपको Na2CO3 के 53 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बतानी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड करने हैं, फिर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फिर नंबर ऑफ द एटम्स निकलेंगे। यानी कि सबसे बड़ा मोल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स, और फिर आप एटम पे चले जाओगे। तो अब बात करते हैं किस में कितना डाटा दिया गया है। तो इसका वेट कितना है, क्योंकि आपको तो मोल पे निकालना है पहले। मोल बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो आपने भार देखा 53 ग्राम है। ठीक है। अब आप इसको अणुभार निकालने किसका, Na2CO3 का। तो अणुभार जब निकालोगे आप, तो एक सोडियम के लिए कितना होता है 23,
एटॉमिक मास 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 46 ही हो जाएंगे। कार्बन के लिए 12 ही हो जाएगा, और 16 एक ऑक्सीजन का होता है, 3 है तो 16 3 48 ही हो जाएगा। तो टोटल जोड़ कर आएगा 106। तब आपने इसका जो है मोल निकाल लिया भार बटे अणुभार के फॉर्मूले से, 53 बटे 106 ये आया 0.5 मोल। तो मोल पता लग गए। अब आपको पता है कि एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं। मोलिक्यूल के लिए तो मोलिक्यूल ही देखने पड़ेंगे। तो मोलिक्यूल कितने थे, 6.023 या 22 × 10⁻23 मोलिक्यूल हो गए। अब मोल कितने हमारे पास, 0.5। तो मैंने 0.5 मोल में देखा कि इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, हाफ कर दूंगा ना इसके, क्योंकि एक का आधा 0.5 हो जाएगा। तो 6.023 10⁻23 का आधा भी कितना हो जाएगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 3.011 10⁻23 मोलिक्यूल्स हो जाएगा। तो 0.5 मोल में इतने मोलिक्यूल्स होंगे। तो मोलिक्यूल्स तो निकाल लिए। अब आपको एटम पे जाना है। तब आपने देखा कि जो सोडियम है, सोडियम के कितने एटम है इसमें, 2। तब 2 Na में एटम की संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणा आप इसके साथ कर दोगे तो इसमें इतने सोडियम के एटम हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपने मोल निकाला, मोल के बाद मोलिक्यूल निकाले, और मोलिक्यूल के बाद अब एटम्स निकाल दिए। अब यदि आपसे पूछे कि इसमें जो कार्बन होगा, कार्बन में एटम की संख्या कितनी होगी, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करती जाएगी। यदि आपसे पूछो ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन में एटम कितने हैं इसमें, इस कंपाउंड की बात कर रहा है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करती जाएगी। यदि किसी और कंपाउंड में ऑक्सीजन की वैल्यू कुछ और होगी तो आप तब 3 की वजह 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तब उस हिसाब से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा गैस के लेवल को लेकर था, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार से था, कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट 273 केल्विन एंड 2 एटॉमिक प्रेशर। तो ये गिवन कंडीशन थी जिसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV बराबर nRT वाली। तो P1 V1 P2 V2 लगाया इसमें। तो P1 कितना था, P1 मतलब पहला प्रेशर 2 एटम था, और V1 कितना दिया था, 350 का दिया था, और P2 स्टैंडर्ड कंप्रेशन पे 1 लेंगे, और V2 हम फाइंड कर लेंगे। इस हिसाब से जब हमने V2 फाइंड किया तो ये हमारा 0.7 लीटर आता है। अब इसको हम इस कंडीशन में जिसमें हम मोल निकालते हैं, मोल बराबर भार बटे अणुभार की कंडीशन में, तो हमने आयतन बटे 22.4 लीटर लिया था, उस हिसाब से 0.7 यहाँ रख देंगे, 22.4 लीटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसके मोल्स फाइंड हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं पदार्थ मैटर के बारे में। इसकी जो है कंप्लीट वीडियो तो हो चुकी है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। तत्व एलिमेंट क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। तत्व में जो एक ही पदार्थ से एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हो, जो पीरियोडिक टेबल के तत्व हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। यौगिक क्या होंगे, इनमें तत्वों का निश्चित अनुपात होता है और इनका एक सूत्र होता है, जो सूत्र रखते हुए कंपाउंड होते हैं। मिश्रण, इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये तो समांगी होंगे, विषमांगी होंगे, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तत्व 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, धातु, अधातु, उपधातु में जो विद्युत के सुचालक होंगे वो धातु कहलाएंगे, कुचालक होंगे वो अधातु कहलाएंगे, और जो अर्धचालक होंगे वो उपधातु के अंतर्गत आ जाएंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो होती हैं ये सब किस में जाएंगी, उपधातु में चली जाएंगी। अब महत्वपूर्ण यौगिकों के फॉर्मूले याद करते हैं। यदि आपसे पूछे शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ठोस CO2 उसमें आंसर लगाना है, ठोस CO2, शुष्क ठोस CO2। यदि चुनाव चिन्ह के समय जो स्याही यूज की जाती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, जिसको लूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं। ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मरकरिक सल्फाइड। यदि आपसे लाल सिंदूर का पूछे तो लेड पेरोक्साइड Pb3O4 होगा। यदि लिथार्ज पूछे तो PbO, लेड ऑक्साइड होगा लिथार्ज होगा लेड ऑक्साइड, और HgS होगा सिंदूर हग, हग ऐसा करके ना सिंदूर से हग करते हैं ऐसे, HgS, और Pb3O4 होगा लाल सिंदूर। ठीक, उसके बाद शुगर ऑफ लेड पूछे आपसे तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला लगता है उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है, तो MgOH के ऑल्टोहाइज को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण फॉर्मूलों में इन सब में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, हीरा पूछे आपसे, पन्ना पूछे, नीलम पूछे, मणिक पूछे, और कृत्रिम हीरा पूछे तो कार्बेंडम, जिसको एल्युमिनियम का S होता है Al2O3, कार्बेंडम Al2O3, ये सब इनके सूत्र हैं। हीरा का कलर कैसा होता है, वाइट, हीरा चमकता है ना तो वाइट कलर का होता है। पन्ना, जो जैसे किताब के पन्ने बनते हैं वो ग्रीन पेपर वाले बनते हैं तो ग्रीन। नीलम ब्लू होती है, नीलम। मणि रेड रंग की होती है। पुखराज येलो कलर का होता है। पुखराज का सूत्र सिलिकॉन कार्बेंड, S
SiC ये ध्यान रखना है। और कर्तिमीरिया का फॉर्मूला आपसे पूछे तो कार्बेंडम ध्यान रखना है। क्वार्टज का फॉर्मूला यानी कि रेत का फॉर्मूला पूछा जा चुका है SiO2। यदि SiC आ रहा है तो पुखराज होगा जिसको टोपैज बोलते हैं, और यदि क्वार्टज पूछ रहा है तो SiO2 होगा, SiO2। नीला थोथा या आपको रोमन ब्लू विट्रोल के नाम से भी यदि पूछे या नीला कसीस पूछे तब इसका फॉर्मूला क्या रखना है, कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O। तो ब्लू विट्रोल में आपको ध्यान रखना है नीला थोथा। तो जब आपने देखा होगा नीला इंसान का थोपड़ा नीला कपड़ा होता है उसके पंच लगता है तो 5H2O, तो 5 अणु जल के होते हैं, इसी में रला देता है कॉपर सल्फेट, तो आपको याद हो ही जाता है। उसके बाद हरा थोथा ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट, हरा फेरस सल्फेट। तो आदमी सुबह ही हरा भरा उठकर क्या खाता है, रस खाता है, रस फेरस, हरा भरा रस। तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। और रस किसके साथ चाहिए, चाय के साथ चाहिए, रस चाय के साथ चाहिए, सुबह मॉर्निंग में रस चाहिए। तो 7H2O इसमें होगा, फेरस सल्फेट होगा, हरा थोथा। सफ़ेद थोथा वाइट विट्रोल जिंक सल्फेट होगा और 2 अणु इसमें जल के होंगे 2H2O। जिंक सल्फेट में कितने होंगे, सफ़ेद 2 होंगे, सफ़ेद में कितने होंगे, 2 होंगे। फिर उसके बाद जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बार इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट में CaSO4.2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, CaSO4 और 0.2H2O के साथ मिलकर ये जिप्सम बनेगा। यदि इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर इसका जल का अणु निकाल दिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको पढ़ा जाता है यानी कि हाफ H2O, तो वो POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी पूछा जा चुका है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। यदि विरंजक चूर्ण पूछे जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 अच्छे से याद करेंगे। बैरियम मिल क्या होता है, बैरियम सल्फेट होता है जो एक्सरे को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और पेट में अवरोधक का पता लगाता है। तो अब ये आपसे नॉर्मली पूछ ले GS के तौर पर, पेट में अवरोधक का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, बैरियम मिल का। टाल्क या टाल्कम पाउडर किसको बोलते हैं, तो जो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, सबसे मुलायम खनिज होता है टाल्कम पाउडर, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ये सबसे सॉफ्ट होता है। मिल्क वाइट किसको बोलते हैं, जो लेड सल्फेट होता है उसको मिल्क वाइट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ये इन सब का फॉर्मूला एक ही है, देखो संगमरमर पूछे, चूने का पत्थर पूछे, मोती पूछे, अंडे का कवच पूछे, कैल्साइट पूछे, कोरल रीफ मूंगे की चट्टानें होती हैं जो, कीटों का आवरण पूछे, खड़िया चौक पूछे, इन सब का उत्तर आपको एक ही लगाना, कैल्शियम कार्बोनेट। और यदि आपसे पूछे चूने को यदि शुष्क चूना पूछे, शुष्क चूना मतलब चूने में यदि जल डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका सूत्र है, शुष्क चूने का, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे मोहर लवण आपसे पूछे तो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O वाला फॉर्मूला मोहर लवण का होता है। और यदि ग्लोबल साल्ट पूछे आपसे सोडियम सल्फेट 10H2O, तो ग्लोबल साल्ट या ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है, सोडियम सल्फेट डेगा हाइड्रेट। यदि आपसे आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उसमें किसका यूज होता है, जिंक ऑक्साइड का होता है। और म्यूरेटिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है, किस एसिड को म्यूरेटिक एसिड के नाम से या बाथरूम क्लीनर के नाम से जानते हैं, तो आपका HCl है। कौन सा है, HCl। ऑयल ऑफ विट्रोल या स्पिरिट ऑफ विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है, H2SO4 को। रेड विट्रोल किसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट 7H2O को। लाल कसीस स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, तो डाई एथिल ईथर को स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है। ब्लू ग्रीन हेप्टाहाइड्रेट है ना, हेप्टाहाइड्रेट किसको बोला जाता है, तो FeSO4.7H2O को ब्लू ग्रीन हेप्टाहाइड्रेट बोला जाता है। तो FeSO4 7H2O में ब्लू ग्रीन दोनों आएंगे और कैल्शियम सल्फेट 7H2O में रेड विट्रोल आ जाएगा। ठीक है, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।